शेयर मार्केट की आज की 10 बड़ी खबरें। नंबर 1। इस महीने की शुरुआत में मैंने लिखा था कि चीन के स्टॉक मार्केट्स का बढ़ता अट्रैक्शन इंडियन स्टॉक्स मार्केट्स पर भारी पड़ सकता है। सितंबर के अंत में चीन में सरकार ने कई राहत पैकेज के ऐलान किए थे। इसका असर चीन के स्टॉक्स मार्केट्स पर पड़ा। शेयरों में तेजी देखने को मिली। चीन के स्टॉक मार्केट्स की कम वैल्यूएशन ने भी विदेशी निवेशकों को अट्रैक्ट किया। ये ट्रेंड अक्टूबर में जारी रहा। अक्टूबर में विदेशी निवेशकों के इंडियन मार्केट्स में बिकवाली के पुराने रिकॉर्ड टूट गए। विदेशी निवेशकों ने इंडियन मार्केट्स में 92,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के शेयर बेचे हैं। पहले कभी एक महीने में उन्होंने इंडियन मार्केट्स में इतनी बिकवाली नहीं की थी। विदेशी निवेशकों ने पहले कभी एक महीने में इतनी बिकवाली नहीं की थी। इससे पहले विदेशी निवेशकों एफआईआई ने कोविड की शुरुआत में इंडियन मार्केट्स में 65,000 करोड़ रुपए की बिकवाली की रथ। इससे ऐसा लगता है कि इंडिया में कंपनियों की घटती प्रॉफिट ग्रोथ के बीच विदेशी निवेशकों का धैर्य टूटने लगा है। शेयरों की हाई वैल्यूएशन भी उन्हें चुभ रही है। लेकिन एक बड़ा बदलाव हाल के सालों में रिटेल निवेश में दिखा है। इस बार एफआईआई की नंबर 2। यस बैंक और टाटा पावर हाल फिलहाल तक शेयर बाजार की सबसे चहेती कंपनियों में से एक थी। इन दोनों स्टॉक्स की गिनती सबसे अधिक शेयर धारकों वाले शेयरों में होती थी। हालांकि सितंबर तिमाही के दौरान इन स्टॉक्स के शेयर धारकों की संख्या में भारी गिरावट आई है। सबसे अधिक गिरावट टाटा पावर में आई, जिसके 64,000 से अधिक शेयर धारक कम हो गए। वहीं यस बैंक के शेयर धारकों की संख्या में करीब 54,000 की कमी आई है। इन दोनों के बाद तीसरे नंबर पर रिलायंस पावर रही, जिसके शेयर धारकों की संख्या में 47,000 से अधिक की कमी देखी गई। इसके उलट टाटा स्टील को सितंबर तिमाही में 8 लाख नए निवेशक मिले। वहीं टाटा मोटर्स में 7 लाख और वोडाफोन आइडिया में 6 लाख नए शेयरधारकों का इजाफा हुआ। इनके अलावा आईआरएफसी में 3.9 लाख, एनएचपीसी में 2.6 लाख और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरधारकों की संख्या में करीब 55,000 का इजाफा हुआ। येस बैंक के शेयरधारकों की संख्या में सितंबर तिमाही में भले ही गिरावट आई, लेकिन यह अभी भी करीब 6 करोड़ निवेशकों के साथ देश की सबसे अधिक शेयरधारकों वाली कंपनी बनी हुई है। एनालिस्ट्स का क्या है कहना? एनालिस्ट्स का मानना है कि अधिकतर रिटेल निवेशक जल्द अमीर बनने के लालच के साथ कमज़ोर प्रदर्शन करने वाले स्टॉक्स में निवेश करते हैं। नंबर 3। सिर्फ निफ्टी नहीं, अब फार्मा कंपनियों के प्रदर्शन पर भी दबाव दिखा है। उनकी अर्निंग्स ग्रोथ सुस्त पड़ रही है। FY24 फार्मा कंपनियों के लिए अच्छा रहा था। तिमाही दर तिमाही बेहतर प्रदर्शन के बाद अब फार्मा कंपनियां भी ग्रोथ के लिए संघर्ष करती दिख रही हैं। लेकिन इसमें एक पेच है। ज़्यादा दबाव सिप्ला, डॉ रेड्डी, अरबिंदो फार्मा और ल्यूपिन जैसी बड़ी कंपनियों के प्रदर्शन पर दिखा है। इन कंपनियों के बीच एक बात कॉमन है, इनकी अमेरिकी जेनरिक मार्केट पर काफ़ी निर्भरता है। दूसरा, इन कंपनियों के किसी बड़ी दवा लॉन्च करने का प्लान नज़र नहीं आ रहा। ल्यूपिन को कम कंपटीशन वाली इसकी रेस्पिरेटरी ड्रग्स पिरिवा से कुछ सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन बाकी कंपनियों के लिए चैलेंज बढ़ सकता है। अगर मिड कैप फार्मा कंपनियों की बात की जाए तो इनमें से ज़्यादातर घरेलू मार्केट पर निर्भर हैं। इनके लिए तस्वीर अच्छी दिख रही है। इन कंपनियों को अमेरिकी जेनरिक मार्केट से जुड़ी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसे में मार्केट की गिरावट के बीच मिड फार्मा कंपनियां आपके पोर्टफोलियो को सुरक्षा दे सकती हैं। हालांकि आपको इनमें भी सोच समझकर स्टॉक्स का चुनाव करना होगा। आपको 2 चीज़ों में नज़र रखनी होगी। पहला है वैल्यूएशन और दूसरा अर्निंग्स की संभावना है। टीवीएस मोटर का शेयर 24 अक्टूबर को 3.2% गिरकर 2,480 रुपये पर बंद हुआ। यदि आप इंडियन मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में एडवांस स्ट्रेटजी को सीखकर, ऑपरेटर के सेटअप को जानकर बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो जल्दी से मार्केट सीक्रेट स्ट्रेटजी मास्टर क्लास को ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। डिक्सन टेक्नोलॉजीज के शेयरों में आज 25 अक्टूबर को करीब 10% तक की गिरावट देखी गई।
इस समय यह स्टॉक एनएसई पर 9.57% की गिरावट के साथ 13,549 रुपये के भाव पर ट्रेड कर रहा है। दरअसल स्टॉक में गिरावट दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद आई है। बाजार को कंपनी के मार्जिन पर दबाव पसंद आया। आज की गिरावट के साथ कंपनी का मार्केट कैप घटकर 81,077 करोड़ रुपए हो गया है। ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने कहा कि कंपनी के रिजल्ट अनुमानों से बेहतर रहे हैं। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के लिए आय के अनुमानों को बढ़ा दिया है। बता दें कि जुलाई सितंबर तिमाही में कंपनी के मुनाफे में सालाना आधार पर 260% का उछाल आया है। कंपनी ने इस अवधि में 411.7 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है, जबकि दूसरी तिमाही में कंपनी को 204 करोड़ रुपए का मुनाफा होने का अनुमान लगाया गया था। दूसरी तिमाही में कंपनी की आय 11,54,391 करोड़ रुपए पर रही है, जबकि एबिटडा 198 करोड़ रुपए से बढ़कर 198 करोड़ रुपए पर रही है। 4,26 करोड़ 4 लाख रुपए पर रही है। जापानी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने डिक्सन टेक्नोलॉजीज के शेयर पर बाई कॉल दी है। नोमुरा ने स्टॉक पर 1,66,454 रुपये प्रति शेयर का टारगेट भी सेट किया है। कंपनी के रिजल्ट अनुमानों से बेहतर रहे हैं। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के लिए आय के अनुमानों को बढ़ा दिया है। नोमुरा ने कहा कि दूसरे तिमाही में मोबाइल सेगमेंट के चलते नतीजे अच्छे रहे हैं। कंपनी FY27 में 4 करोड़ स्मार्टफोन बनाएगी। बड़ा गैप अप हो तो पीछा ना। नंबर 5, शेयर करीब 18% टूटकर 1,045 रुपये 70 पैसे के भाव पर आ गया। ये पिछले 5 महीने में बैंक के शेयर में आई सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट है। इस गिरावट के पीछे मुख्य वजह सितंबर तिमाही के नतीजे रहे, जिसने निवेशकों का काफ़ी निराश किया है। बैंक ने बताया कि सितंबर तिमाही में उसका शुद्ध मुनाफा करीब 39% घटकर 1,325 करोड़ रुपए रहा, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 2,81,157 रुपये और 4 पैसे करोड़ रहा था। इस आंकड़े ने एनालिस्ट्स को हैरान किया है, जिन्होंने इसका मुनाफा करीब 2,138 करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया था। इंडसइंड बैंक ने बताया कि बैड लोन के लिए अधिक प्रोविजन, घटते मार्जिन और माइक्रो फाइनेंस MFI सेगमेंट में तनाव के चलते उसके मुनाफे पर असर दिखा है। बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम NII सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर 5% बढ़कर 5,47,747 करोड़ रुपए रहा। हालांकि इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन NIM इस दौरान करीब 0.11% घटकर 0.11% रहा, 4.08% पर आ गया। तिमाही आधार पर भी इसमें 0.18% की गिरावट आई। सितंबर तिमाही के दौरान बैंक की एसेट क्वालिटी भी खराब हुई। सितंबर तिमाही में इसका ग्रॉस NPA बढ़कर 2.11% और नेट NPA 0.64% हो गया। यह एक साल पहले इसी तिमाही में क्रमशः 1.93% और 0.64% हो गया। 0.57% था। इंडसइंड बैंक शेयर्स। अब क्या करें निवेशक? विदेशी ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने इंडसइंड बैंक के शेयर को खरीदने की सलाह दी है, लेकिन इसका टारगेट प्राइस 1,750 रुपये से घटाकर 1,470 रुपये कर दिया है। नंबर 6, वाई एक्सिस बैंक शेयर्स जंप। प्राइवेट सेक्टर के बैंक एक्सिस बैंक में आज खरीदारी का माहौल ऐसे समय में दिखा जब निफ्टी बैंक औंधे मुंह गिर गया। एक तरफ 12 बड़े बैंकों के शेयरों का उतार चढ़ाव मापने वाला निफ्टी बैंक 1% से अधिक टूट गया, वहीं दूसरी तरफ एक्सिस बैंक के शेयर करीब 3% उछल गए। इसके शेयरों में तेजी की वजह अमिताभ चौधरी को एक बार फिर से बैंक का MD और CEO के नाम को मंजूरी है। शेयरों की बात करें तो एक्सिस बैंक के शेयर आज BSE पर 1.69% की बढ़त के साथ 1,187 रुपये 50 पैसे के भाव पर बंद हुए हैं। इंट्राडे में यह 2.84% के उछाल के साथ 1,201.10 रुपये के भाव पर पहुंच गया था। एक बार फिर से एक्सिस बैंक से CEO बने अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक ने गुरुवार को अमिताभ चौधरी को एक बार अगले 30 साल के लिए अमिताभ चौधरी को MD और CEO के तौर पर नियुक्ति किया है। उनका अगला कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से शुरू होगा। बैंक ने एक्सचेंज फाइलिंग में जो जानकारी दी, उसके मुताबिक उनकी नियुक्ति को 26 जुलाई से शुरू होगा। 2024 को 30वें EGM में शेयर होल्डर्स ने मंजूरी दे दी थी। इसके बाद इसे केंद्रीय बैंक RBI के मंजूरी की ज़रूरत थी,
जो अब मिल गई है। नंबर 7, आईटीसी शेयर प्राइस। आईटीसी के रेवेन्यू और वॉल्यूम ग्रोथ ने दूसरी तिमाही में खुश किया, लेकिन मार्जिन पर दबाव दिखा। अनुमान के मुताबिक ही सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ 3% रही। कंपनी के होटल और एग्री कारोबार का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 3.1% बढ़कर 5,77,383 करोड़ रुपये रहा, जबकि कंपनी की आय 16.8% बढ़कर 19,327,878 करोड़ रुपये रही। कंपनी का मुनाफा और आय दोनों अनुमान से अधिक रहे। एफएमसीजी सेगमेंट से आय 5.4% बढ़ी। होटल सेगमेंट से आय 12.1% बढ़ी। एग्री सेगमेंट से आय 47% बढ़ी। पेपर सेगमेंट से आय 2% बढ़ी। कंपनी के नतीजों से ब्रोकरेज इस स्टॉक पर बुलिश हो गए हैं। नोमुरा ने कंपनी पर खरीदारी की राय दी है, जबकि मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट नज़रिया अपनाया है। नोमुरा ने आईटीसी पर खरीदारी की राय दी है। इसका शेयर टारगेट 555 रुपये तय किया है। उनका कहना है कि दूसरी तिमाही में सेल परफॉर्मेंस अच्छा रहा, लेकिन दूसरी तिमाही में सभी सेगमेंट में मार्जिन पर दबाव देखने को मिला। सिगरेट वॉल्यूम सालाना आधार पर 2.5% के मुकाबले 3% बढ़ा, लेकिन मार्जिन सालाना 145 बीपीएस कम हुआ। एफएमसीजी की ग्रोथ अनुमान के मुताबिक 5.4% रही, लेकिन मार्जिन सालाना आधार पर 37 बीपीएस कम हुआ। होटल कारोबार मजबूत बना हुआ है। पेपल सेल्स में सुधार देखने को मिला है। मॉर्गन स्टैनली ने आईटीसी पर ओवरवेट राय दी है। इसका शेयर टारगेट 554 रुपये तय किया है। नंबर 8, बोनस अलर्ट। 3 कंपनियां जल्द ही निवेशकों को बोनस शेयरों का तोहफा देने वाली हैं। अलग अलग सेक्टर की ये तीनों कंपनियां शनिवार और गुरुवार को बोनस शेयरों पर फैसला लेंगी। इसके अलावा स्टॉक स्प्लिट पर भी फैसला लिया जाएगा। इसमें से एक कंपनी तो ज्वेलरी और घड़ी कंपनी स्काई गोल्ड है, जिसके बोर्ड की बैठक 26 अक्टूबर को है, जिसमें बोनस इश्यू पर फैसला लिया जाएगा। दूसरी कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर की सियाराम सिल्क मिल्स है, जिसके 26 अक्टूबर की बोर्ड मीटिंग में बोनस इश्यू और अंतरिम डिविडेंड पर फैसला होगा। तीसरी कंपनी कॉपी पेन बनाने वाली लिंक है, जिसके मंगलवार 29 अक्टूबर को होने वाली बोर्ड बैठक में बोनस इश्यू के साथ साथ स्टॉक स्प्लिट पर भी फैसला लिया जाएगा। स्काई गोल्ड की बात करें तो 26 अक्टूबर को बोर्ड की बैठक में बोनस इश्यू पर फैसला होगा। इससे पहले भी कंपनी ने 2022 में 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर बांटा था। शेयरों की बात करें तो इसने निवेशकों की धड़ाधड़ कमाई कराई है। गुरुवार को यह 5% के अपर सर्किट 3,571 रुपये 15 पैसे पर बंद हुआ था। पिछले साल 27 अक्टूबर 2023 को यह एक साल के निचले स्तर 680 रुपये 35 पैसे पर था, जिससे एक साल में यह करीब 425% उछलकर 24 अक्टूबर। नंबर 9, ग्लोबल मार्केट। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट शुरुआत हुई है। एफआईआई की कैश में बिकवाली जारी है, लेकिन F&O में थोड़े पॉजिटिव संकेत दिए हैं। वहीं टेस्ला में 22% के उछाल की बदौलत नैस्डैक कल बढ़त पर बंद होने में कामयाब रहा, लेकिन डाउ जोन्स में हल्का दबाव रहा। कल अमेरिकी बाजारों में उतार चढ़ाव दिखा। डाउ जोन्स लगातार चौथे दिन गिरकर बंद हुआ। कल नैस्डैक S&P 500 चढ़कर बंद हुआ। IBM बोइंग ने डाउ जोन्स पर दबाव बनाया। इस हफ्ते पहली बार S&P 500 इंडेक्स हरे निशान में बंद हुआ। S&P 500 इंडेक्स 200 DMA के पार निकला है। S&P 500 ने 6 महीनों में 7% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। क्यों गिरा डाउ जोन्स? कमज़ोर नतीजों से IBM का शेयर 6% गिरा, जबकि हनीवेल ने भी तीसरे। नंबर 10, DLF सितंबर तिमाही परिणाम। रियल एस्टेट डेवलपर DLF लिमिटेड का जुलाई सितंबर 2024 तिमाही में शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 122% बढ़कर 1,381.22 करोड़ रुपये हो गया। एक साल पहले यह 621,81,990 करोड़ रुपये था। कंपनी की एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक तिमाही के दौरान DLF का ऑपरेशंस से कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर 46.5% की वृद्धि के साथ 1,975 करोड़ रुपये हो गया। एक साल पहले यह 134.74 करोड़ रुपये था। सितंबर 2024 तिमाही के दौरान DLF के कुल खर्च बढ़कर 104.22 करोड़ रुपये के रहे, जो सितंबर 2023 तिमाही में
1000। यदि आप इंडियन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट के हर बड़े मूव को पकड़ना चाहते हैं और बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे फ्री प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन करें। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है और ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, जल्दी करें।